जब हमने पास पेपर करने हैं तो हमने क्या फॉर्मूला रखने हैं, कैसे हमने अप्लाई करना है सारा अपना नॉलेज। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के। तो 50 years old hypertensive male presents with pain behind the breastbone occurring on exertion with radiation to the left arm. What are the three most likely diagnoses? Name three stress tests which can be used to reach a final diagnosis. अब यहाँ से सबसे पहले आप उसकी एज देखें। 50 years old, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एज इज़ वन ऑफ इंक्रीजिंग एज इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी इंक्रीज होता है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट की एज बताई गई है ओल्ड एज, तो वन रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। सेकेंडली आप देखें कि हाइपर टेंसिव है, हमें पता है हाइपर टेंशन एक रिस्क फैक्टर है। देन मेल है, मेल जेंडर एक रिस्क फैक्टर है। तो तीन रिस्क फैक्टर्स इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप यहाँ से सोचेंगे कि यार ये तीन रिस्क फैक्टर्स उसके प्रेजेंट हैं। नाउ हाउ ही प्रेजेंटेड विद पेन बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। हम डिस्कस कर चुके हैं कि चेस्ट पेन होता है जो वो रिट्रोस्टर्नल पेन होता है। अकरिंग ऑन एक्सर्शन, जो एक्सर्शन के ऊपर होता है, विद रेडिएशन टू द लेफ्ट आर्म में रेडिएट करता है। तो ये टिपिकल फीचर्स बताए हुए हैं उसमें स्टेबल एंजाइना के। स्टेबल एंजाइना की तरफ आपका ध्यान क्यों गया कि यही उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि वो प्रेजेंट करता है रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन के साथ, जो एक्सर्शन पे बढ़ता है, रेस्ट पे रिलीव होता है, नाइट्रेट्स लेने से रिलीव होता है और रेडिएट करता है टू द नेक, टू द लोअर जॉ, टू द लेफ्ट आर्म। एक तो वो क्लिनिकल फीचर है। दूसरा रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं कि ओल्ड एज पेशेंट है, मेल पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। तो हमारा ध्यान उस तरफ चला जाएगा। तो अगर वो एक डायग्नोसिस कोई पूछता है ना तो हम इस बेस पे कह सकते हैं कि ये स्टेबल एंजाइना है। लेकिन उसने पूछा व्हाट आर द थ्री मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो सबसे पहले हम अपने ऊपर कौन सी रखेंगे, वही रखेंगे जो हमारी है असल में स्टेबल एंजाइना। लेकिन उसने तीन डायग्नोसिस पूछी है ना, तो डिफरेंशियल्स पूछ लिए। आपके बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है जिसमें डिफरेंशियल लिखे हुए कि चेस्ट पेन की क्या डिफरेंशियल होती हैं। स्टेबल एंजाइना हो सकता है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, गर्ड प्रेजेंट कर सकता है, इसके अलावा कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो कोई अयोटिक डाइसेक्शन हो सकता है। ये सारे उसके क्या हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं चेस्ट पेन के। जब आप वार्ड में देखते हैं ना तो बेस्ट आइडिया होता है मेडिसिन सॉल्व करने का कि आप डिफरेंशियल्स बनाएं और फिर उनमें से रूल आउट करते जाएं। तो जब भी पेशेंट आपके साथ आपके पास प्रेजेंट करता है वार्ड में विद चेस्ट पेन, तो आप ये डिफरेंशियल बनाते हैं। तो वो डिफरेंशियल आपको पता होने चाहिए चेस्ट पेन के क्या हैं, यही उसने यहाँ पूछे हैं। नाउ सिंपल है, नेम थ्री स्ट्रेस टेस्ट विच कैन बी यूज टू रीच अ फाइनल डायग्नोसिस। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं। स्ट्रेस ईसीजी है, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग है और स्ट्रेस एको है। कल की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब देखेंगे अगर आप क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे तो कितना आपका नॉलेज प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पे। तो और ये जो नॉलेज होगा ना, ये आपने क्रिटिकल थिंकिंग से सोचा होगा, ये आपको रिटेन भी रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक सवाल आपको डिस्कस करा दिए। अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मैं उसमें चाहता हूँ कि आप लोग एक्टिवली इंगेज करें। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड करूँगा और उसका आंसर मैं आपसे पूछूंगा और उसमें से आपने मुझे बताना है कि इसकी क्या डायग्नोसिस बनेगी। अ 50 years old मेल स्मोकर प्रेजेंट्स। अब देखें 50 years ओल्ड एज आ गई, मेल जेंडर आ गया, स्मोकर है, रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, पेन बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, क्लिनिकल। ऑन फर्दर इंक्वायरी ही हैज़ रेडिएशन ऑफ पेन टूवर्ड्स द जॉ एंड लेफ्ट आर्म। वही बात आ गई, रेडिएशन हो रही, विद द पेन अकरिंग ओनली ऑन एक्सर्शन एंड रिलीव बाय टेकिंग रेस्ट। टिपिकल क्लिनिकल फीचर, मैंने आपको बताया था कि जो आपके पेपर में क्लिनिकल फीचर आते हैं वो टिपिकल होते हैं। पेशेंट्स इस तरह प्रेजेंट ज़रूरी नहीं है कि करें क्योंकि पेशेंट्स ने या डिजीज़ ने किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह टिपिकल फीचर देते हैं। तो ये टिपिकल फीचर हैं स्टेबल एंजाइना के। टिपिकल फीचर भी प्रेजेंट हैं और ये रिस्क फैक्टर्स भी प्रेजेंट हैं। नाउ he has significant past history of any disease, insignificant past history, and the detailed physical examination is normal. ये हमें नॉर्मल। What can be the 6 most likely causes of breast bone pain? अगेन 6 डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछ रहा है, आपने लिख देना है। स्टेबल एंजाइना है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, अयोटिक डाइसेक्शन है, गर्ड है और
चंद एक और हैं, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस है, वो आपने वहाँ से देख लेनी है। What 3 investigations can help in confirming the diagnosis and what lifestyle advice will you give? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप में से कोई भी वॉलेंटरली अपना माइक ओपन करके मुझे इन्वेस्टिगेशंस बता सकता है जो हमने पिछले में डिस्कस किया था। स्टेबल एंजाइना की डायग्नोसिस के लिए हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं? एनीवन? देखिए, अगर आप एक्टिवली इंगेज करेंगे ना इसमें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि जस्ट क्वेश्चन पढ़ते हुए मैं करता जाऊँ। जी जी, कोई बोल रहा था। सर इसके लिए ईसीजी करवाएंगे, रेस्टिंग ईसीजी, जी, और 3 एक्सरसाइज ईसीजी करवानी थी एक्सरसाइज ईसीजी और कराएंगे, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग, और एक दो और भी थे। और इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे। मोस्ट और एक्यूरेट जिसके टेस्ट, क्रोनिक डिजीज को स्टैंडर्ड जो टेस्ट है क्लिनिक इन्वेस्टिगेशन है वो एंजियोग्राफी है। एंजियोग्राफी है, शाबाश। तो ये इन्वेस्टिगेशन है जो हमने पढ़ी थी, वही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये लिख देंगे, जस्ट हमने नाम लिख देने हैं। ईसीजी, स्ट्रेस ईसीजी, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग, और स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी एंड कार्डियक कैथेटराइजेशन यानी एंजियोग्राफी। जस्ट हमने नाम लिख देने एंड दैट्स इट। एंड व्हाट लाइफस्टाइल एडवाइस विल यू गिव? वही बात है, मैंने आपको कहा था कि रिस्क फैक्टर आप अपने जहन में रखेंगे तो वहाँ से आप लाइफस्टाइल एडवाइस लिख सकते हैं। एक पेशेंट है, उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, 4 रिस्क फैक्टर हैं। डायबिटीज़, सबसे पहले आप डायबिटीज़ को पकड़ लें, तो आप डायबिटीज़ में क्या उसको कहेंगे? भाई वेट रिड्यूस करो, मीठी चीज़ें ना खाया करो, मेडिसिन लो, इंसुलिन लगाओ, यही उसकी लाइफस्टाइल एडवाइस है। डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे। हाइपरटेंशन है, हम उसको कहेंगे साल्ट ना ले, मेडिसिन ले अपनी। हाइपरलिपिडीमिया, हम उसको कहेंगे कि सैचुरेटेड फैट्स कम ले, कोलेस्ट्रोल कम ले, स्टैटिन्स यूज़ करे। स्मोकिंग के लिए हम कहेंगे छोड़ दे। यही लाइफस्टाइल एडवाइस है। ये लिख देंगे तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 5 नंबर का सवाल था, ऐसे आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अ 50 years old male smoker, अगेन 50 years रिस्क फैक्टर, मेल जेंडर रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग रिस्क फैक्टर, डायबिटिक रिस्क फैक्टर, 4 रिस्क फैक्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट है। नाउ इट इज कंप्लेनिंग ऑफ प्रीकॉर्डियल चेस्ट पेन, usually precipitated by stress or exertion and relieved by rest, last for 5 to 10 minutes, यही मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि 5 से 10 मिनट के लिए होता है। एंड इज सीन इन ओपीडी डिपार्टमेंट फॉर कंसल्टेशन, मैंने आपको बताया था कि जो स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट हैं ये यूजुअली स्टेबल होते हैं और ये ओपीडी के अंदर आपको प्रेजेंट करते हैं। जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है वो एमरजेंसी के अंदर आते हैं। वही बातें हैं जो हमने डिस्कस की हैं सारी, और डायग्नोसिस में बिल्कुल आपको कोई मसला नहीं होगा। वही टिपिकल फीचर बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपने रिस्क फैक्टर नोट कर लिए, आपने उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या देख ली कि सबस्टर्नल चेस्ट पेन है 5 से 10 मिनट का, जो एक्सर्शन पे बढ़ता है, रेस्ट पे रिलीव होता है ओपीडी में, सिंपल। तो यहीं से आपको पता चल गया कि ये क्या है, स्टेबल एंजाइना। सीबीसी कराया, HB16 नॉर्मल है, WBC भी नॉर्मल रेंज के अंदर है, प्लेटलेट्स भी नॉर्मल है, तो हमारी जो सीबीसी है वो नॉर्मल है। हिज रेस्टिंग ईसीजी इज नॉर्मल। ये पॉइंट आप देखें, मैंने आपको क्या बताया था कि स्टेबल एंजाइना में रेस्टिंग ईसीजी यूजुअली नॉर्मल होती है। क्यों? क्योंकि ईसीजी में चेंजेस तब आएंगी जब इस्कीमिया हो, और स्टेबल एंजाइना में इस्कीमिया होता ही एक्सर्शन के ऊपर है, रेस्टिंग स्टेट में इस्कीमिया नहीं होता, इसलिए ईसीजी भी नॉर्मल होती है। वही बात देखें यहाँ पे आपकी क्लिक हो रही है, चीज़ों को ऐसे रिलेट करें मेडिसिन के अंदर। नाउ व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? एनी कंफ्यूजन लेफ्ट? नो, स्टेबल एंजाइना। व्हाट फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर रिक्वायर्ड? अभी आपने बताई थी, ईसीजी है, स्ट्रेस ईसीजी है, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग है, स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी है, एंड कार्डियक कैथेटराइजेशन है। दैट्स इट। नाउ एक चीज़ मैं आपको पेपर सॉल्व करते हुए बता दूं कि जब आपसे वो इन्वेस्टिगेशंस पूछे ना, तो बाज़ औक़ात अगर आपको नहीं आई होती तो क्वेश्चन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वही आप नीचे वो भी लिख सकते हैं। लेकिन ऊपर जो उसने इन्वेस्टिगेशन कराई हैं वो या तो उस काम के लिए कराई होगी या फिर उसको रूल आउट करने के लिए। अब जैसे इस सवाल के अंदर ऊपर उसने लिखा है ईसीजी इज़ नॉर्मल, तो जाहिर सी बात है उसने ईसीजी कराई होगी ना, तभी पता चला नॉर्मल है। तो यहाँ से एक बात साबित हुई कि
ये जो सिनेरियो दिया हुआ है ये कोई ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर ईसीजी करानी है। अब नीचे जब वो आपसे पूछता है इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराएंगे, तो अगर आपको पेट आती हैं आप लिख दें, अगर नहीं आती तो एक सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सिनेरियो में से इंफॉर्मेशन निकाल के नीचे लिखें, जो जो ऊपर इन्वेस्टिगेशन है वो भी नीचे लिखें और स्पेसिफिक भी लिखें। अगर मैं इस सवाल की लेट्स सपोज मुझे नहीं आती तो मैं क्या करूँगा, मैं ईसीजी भी लिखूँगा, मैं ये वाली सारी इन्वेस्टिगेशन भी लिखूँगा, और अगर मुझे आती हैं तो मैं डायरेक्ट स्पेसिफिक लिख दूँगा। नाउ enlist the various group of pharmacological drugs used in this management and other treatment modalities. Any confusion left? हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंटी प्लेटलेट होगी एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रिल, एंटी एंजाइनल में 5 ग्रुप्स डिस्कस किए थे स्टेबल एंजाइना में, एंड देन रिपरफ्यूजन थेरेपी थी जिसमें ये तो हो गए ड्रग्स के नाम आपने लिखने हैं, उसने जस्ट यही पूछा कि वेरियस ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स आप बता दें, तो आप लिख देंगे कि एंटी प्लेटलेट है जिसमें एस्पिरिन है, एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, और नाइट्रेट्स सॉरी एंटी एंजाइनल में नाइट्रेट्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, पोटाशियम चैनल एक्टिवेटर हैं, एंड आईएफ चैनल एंटागोनिस्ट हैं। जस्ट आपने ग्रुप्स के नाम लिखने हैं, दैट्स इट। एंड अदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, अदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ कौन सी हैं? पीसीआई है और कैबेज है, यानी बाईपास। दैट्स इट, आपका सवाल हो गया 5 नंबर का। लास्ट सवाल पे आते हैं। अ 40 ईयर्स ओल्ड फीमेल, देखें अगेन रिस्क फैक्टर है एज, फीमेल इज़ अ नॉट रिस्क फैक्टर, being a male is a risk factor, is present in emergency। देखें अब ये देखें emergency department में आया है with central chest pain which would usually come at rest। अब वो रेस्ट के ऊपर उसको पेन हो रहा है, तो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं वो कौन से हैं, वो तो एक्सर्शन पे होता था और रेस्ट पे रिलीव हो जाता था, टिपिकल फीचर थे स्टेबल एंजाइना के। अब ये उसको रेस्ट के ऊपर हुआ। इट बॉदर्स आर इंटरमिटेंटली फॉर लास्ट 1 ईयर। यू डिड एन ईकेजी विच शोज एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन प्रीकॉर्डियल लीड्स। अब एसटी सेगमेंट एलिवेशन आ गया। यू रिक्वेस्टेड फॉर अ कार्डियक एंजाइम पैनल विच टर्न्ड आउट टू बी नॉर्मल। Meanwhile, she was given aspirin and sublingual nitroglycerin, to which she responded with improvement in her chest pain. What is the diagnosis? अब इसकी डायग्नोसिस मुझे कोई बताए, अगर आपने पिछले लेक्चर लिए हैं तो उसमें मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था। एनीवन जो मुझसे इसकी डायग्नोसिस बताए, माइक ओपन करके बताइएगा। और अगर नहीं आ रही तो आप मुझे ये जस्ट बता दें कि हमें इसकी नहीं समझ आ रही, मैं आपको फिर बताता हूँ। एटलीस्ट रिस्पॉन्स करें कोई। जी, किसी का माइक ओपन होने की आवाज़ आई थी आई थिंक। नहीं, बोल दें, कोई इशू नहीं है। कौन सा आपका यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये डिस्कशन है जस्ट, इसी तरह ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो भी समझ आ रही है बोल दें। जी नहीं, एटलीस्ट यही बता दें कि नहीं समझ आ रही, मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा, सर ये प्रिंस मेटल एंजाइना है। फ्रिंज मेटल एंजाइना, आप कैसे इस डायग्नोसिस पे पहुंचे सर? फ्रिंज मेटल एंजाइना, वुड यू प्लीज जस्टिफाई योर डायग्नोसिस? सर तो एसटी एलिवेशन और साथ में जो है ना कार्डिक एंजाइम नेगेटिव है, तो मतलब ये स्टेमी तो नहीं हो सकता, स्टेमी या इनस्टेमी। जाहिर सी बात है, ये इसी तरह मैं कह रहा था कि इसी तरह आपने जब अप्लाई करेंगे ना तब आपका नॉलेज पक्का होगा। ये बिल्कुल प्रिंस मेटल एंजाइना है क्योंकि एसटी सेगमेंट एलिवेशन है और कार्डिक एंजाइम नॉर्मल है। अगर मैं इसको थोड़ा यूं चेंज कर दूं कि अगर एसटी एलिवेशन है लेकिन कार्डिक एंजाइम रेज हैं, फिर क्या हो जाएगा? सर फिर स्टेमी हो जाएगा। हाँ, फिर सेमी हो जाएगा। ठीक है, और किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन? अगर कन्फ्यूजन है और आपने मतलब इसलिए कन्फ्यूजन हो रही है कि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, तो वो रिकॉर्डेड पड़ी हैं, वो आप देख सकते हैं। नाउ हाउ वुड यू कंफर्म द डायग्नोसिस? कैसे कंफर्म करेंगे सर? जिन्होंने डायग्नोसिस बताई थी, अगर आप आंसर कर दें इसका डायग्नोसिस, हम कंफर्म कैसे करेंगे? आपने कहा ना कि एसटी ये सर फ्रिंज मेटल एंजाइना, कैसे कंफर्म करेंगे? करा जी, ग्राम करा देंगे। एक मिनट, आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे सही से आ नहीं रही, दोबारा बोलें।
ओके, चले मैं एक बात कर लेता हूँ। देखिए सिंपल है, आपने ईसीजी कराई, ऊपर उसने खुद ही बता दिया है। देखें आपने जब ये पेपर सॉल्व करने आपने विजिलेंट रहना है, ऊपर उसने खुद ही बता दिया कि हमने ईसीजी कराई तो एसटी एलिवेशन मिला। अब एसटी एलिवेशन दो ही में मिल सकता है, या तो स्टेमी में या प्रिंजमेटल एंजाइना में। डिफ्रेंशिएट करना है, हमने कार्डिक एंजाइम करा लिया, वो नॉर्मल है। अगर कार्डिक एंजाइम नॉर्मल है, ईसीजी पे एसटी एलिवेशन है, तो स्टेमी रूल आउट हो गया, पीछे बचता ही प्रिंजमेटल एंजाइना है। तो बस ऊपर उसने दो इन्वेस्टिगेशन खुद ही बता दिए हैं कि हम इनके जरिए कंफर्म कर लेंगे, दैट्स इट। ऊपर से देख के आपने नीचे लिख दिया। हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट, ये मैंने कल बताया था कि प्रिंजमेटल एंजाइना की ट्रीटमेंट क्या है। एनीवन, प्रिंजमेटल एंजाइना की ट्रीटमेंट क्या है? सर इसमें आर्टिस्ट खत्म होता है, इसमें हम सिंपल नाइट्रेट्स देंगे या बस वैलिडेशन कराएंगे आर्टरी की? हाँ, बेसिकली हमने आरटी की डायलिटेशन करानी है ना, तो बेस्ट उसके लिए है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वो हम दे देंगे। दैट्स इट, प्रिंजमेटल एंजाइना हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के ऊपर। अब आप देखें, अब 55 ईयर्स ओल्ड, रिस्क फैक्टर आ गया, हाइपरटेंसिव है, रिस्क फैक्टर आ गया, मेल है, रिस्क फैक्टर आ गया, प्रेजेंट्स विद सीवियर डिस्निया। अब आप देखें कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम मैंने आपको बताया था कि एक सीवियर कंडीशन है, तो अब इसमें आप क्लिनिकल फीचर्स उसके देखते जाएं। तो वहाँ पे एक उसको पेन होता था जो एग्जर्शन पे होता था, रेस्ट पे रिलीव हो जाता था, यहाँ सीवियर डिस्निया हो गया उसको। ही गिव्स हिस्ट्री ऑफ सीवियर, अब ये देखें सीवियर के वर्ड पे मैं फोकस कर रहा हूँ, सीवियर सेंट्रल चेस्ट पेन अकरिंग इन द मॉर्निंग। मैंने आपको बताया था इसमें एसोसिएटेड फीचर्स भी आते हैं, वही आ गए, एसोसिएटेड विद स्वेटिंग एंड लेटर फॉलोड बाय ब्रेथलेसनेस। ये मैंने आपको बताए थे क्लिनिकल फीचर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम पढ़ाते हुए। नाउ ऑन एग्जामिनेशन देयर आर बाईलैटरल क्रैपिटेशंस अप टू द मिड चेस्ट। अब ये होते हैं जब भी आपको मैं बताऊं, ये ज़्यादा कंसेप्ट आपका तब क्लियर होगा जब हम हार्ट फेलियर डिस्कस करेंगे कि हार्ट फेलियर की वजह से पीछे पल्मोनरी एडीमा होता है और पल्मोनरी एडीमा की वजह से क्रैपिटेशंस आते हैं। तो जब भी आपको ये चीज़ मिले ना कि क्रैपिटेशंस हैं इन द सेटिंग ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस, तो वो हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनरी एडीमा हुआ है। अभी हमारे जो प्रॉफ था तो उसमें ऑस्पी में एक इंटरेक्टिव स्टेशन पे डॉक्टर बैठे थे कंसल्टेंट, वहाँ पे ये सिनेरियो था। तो वो सिनेरियो मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा सर इसको एमआई हुआ है, एमआई की वजह से इसको एक्यूट हार्ट फेलियर हुआ है और हार्ट फेलियर की वजह से इसको पल्मोनरी एडीमा हुआ है। अब वो कहने लगे कि तू सच सच दस, तूने सुना है ना पीछे बैठ के? मैंने कहा नहीं सर, मैं जस्टिफाई करता हूँ इसको। तो वो काफ़ी खुश हुए थे क्योंकि ये सीबीएस जो है ना काफ़ी कंसेप्चुअल होती है, तो मोस्टली कंसेप्ट नहीं होते लोगों के, इसलिए मैं इस पे जोर इसलिए लगा रहा हूँ कि इसका कंसेप्ट अच्छा बन जाए। जब भी आपको क्रैपिटेशन मिल जाए ना, जैसे कि यहाँ मिली हैं और ऊपर क्या है, इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस की इंडिकेशन है, बाईलैटरल क्रैपिटेशंस इन द सेटिंग ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज, ये इंडिकेट करेगा कि एमआई हुआ है, उससे हार्ट फेलियर हुआ है और उससे पल्मोनरी एडीमा हो गया है। तो अब उसने डायग्नोसिस पूछी ही नहीं है, सिंपल। तो व्हाट इन्वेस्टिगेशंस आर रिक्वायर्ड जस्टिफाइड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की इन्वेस्टिगेशन? सबसे पहले हम ईसीजी कराएंगे, कार्डियक एंजाइम्स करवाएंगे और एंजियोग्राफी तो हमने करानी ही करानी होती है ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए। ठीक है, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन है। और जब ये क्रैपिटेशंस मिले ना, इट मीन्स पल्मोनरी एडीमा हुआ है, और पल्मोनरी एडीमा मीन्स लंग्स के अंदर पानी भरा हुआ है, तो उसके लिए हम चेस्ट एक्सरे भी कराएंगे। तो ये इन्वेस्टिगेशन हमने लिख देनी है। अब वो जस्टिफाई भी करना है, हमने लिखना है ईसीजी कराएंगे जस्टिफाई के लिए कि हम देखना चाहते हैं कोई स्टेमी वगैरह अनस्टेमी तो नहीं है। देन कार्डिक एंजाइम्स करवाएंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि अनस्टेबल एंजाइना या स्टेमी तो नहीं है, कंफर्म करने के। एंजियोग्राफी कराएंगे एग्जैक्ट ब्लॉकेज की लोकेशन देखने के लिए, और चेस्ट एक्सरे कराएंगे पल्मोनरी एडीमा देखने के लिए। क्वेश्चन में जो जो आपको चीज़ें मिल रही हैं ना, उससे रिलेटेड आप नीचे खुद लिखें। अभी तो ये पहला है ना आपका, जब ये आप पूरा साल ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, तब आपकी ये सेंस बनना शुरू हो जाएगी कि अच्छा यार ये क्वेश्चन में ये कंप्लेन है, इससे रिलेटेड मुझे ये भी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, इससे रिलेटेड ये भी करानी चाहिए। अगर इस तरह इन्वेस्टिगेशन को रट्टा मारेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे खुद ही लॉजिक उसकी बन गई कि ये 4 इन्वेस्टिगेशन हम करा लेंगे। और हार्ट फेलियर हो गया ना, जब हार्ट फेलियर हो तो हमने एकोकार्डियोग्राफी भी करानी है। ये हार्ट फेलियर की जब हम कल करेंगे ना इन्वेस्टिगेशन, तो वहाँ ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा
लेकिन जब हार्ट फेलियर हो हमने एकोकार्डियोग्राफी भी करानी होती है, तो वो आप लिख दें यहाँ पे। हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दिस पेशेंट, आज ही हमने मैनेज किया है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को कि कैसे करते हैं। पहले 12 घंटे में क्या करेंगे और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट क्या होगी, और फिर अगर ये बाईलैटरल क्रैपिटेशंस हैं अप टू द मिड चेस्ट, इट मीन्स हार्ट फेलियर हो गया है, तो हार्ट फेलियर वाली ट्रीटमेंट भी आप इसमें लिख दें। हार्ट फेलियर की क्या ट्रीटमेंट होती है वो कल हम डिस्कस करेंगे, तो वो भी साथ इसमें ऐड कर दें। मोटा मोटा आपने लिखना है क्योंकि ये 2-3 नंबर का सवाल होता है, पूरी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता, जस्ट नाम लिखने हैं। अब ये सवाल है, ये आपने मुझे बताना है। अब देखो इसलिए गौर से सुने। अब 50 ईयर्स ओल्ड मेल प्रेजेंटेड इन द एमरजेंसी, देखें अब एमरजेंसी में आया, इट मीन सीरियस कंडीशन है। जब भी एमरजेंसी में आया आपके कान खड़े हो जाएं कि ये थोड़ी सी सीवियर कंडीशन है। अब फिर वही सवाल पे गौर करें। सीवियर सेंट्रल कॉन्स्ट्रिक्टिंग चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म एंड लोअर जॉ, यही आपको बताया था। देयर इज एसोसिएटेड प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ये भी आपको बताया था। हिज ब्लड प्रेशर इज 90/60, इट मीन्स उसको शॉक हो गया है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है कि हार्ट ने पंप करना कम कर दिया है, कार्डियक आउटपुट ड्रॉप हुआ है और ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया है। ये यहाँ से ये इंडिकेट होता है। पल्स इज 90 रेगुलर, कोई एरिथमियाज नहीं है। ईसीजी शोज एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन लीड 2, 3 एंड एबीएफ। व्हाट इज योर डायग्नोसिस। अब मुझे कोई भी बंदा इसकी जो है ना डायग्नोसिस बता दें। अब तो इतना डिस्कस कर लिया, अब तो इसको पता लग जाना चाहिए कि क्या है ये। एनीवन। सर ईसीजी में एसटी एलिवेशन आ रही है, जी तो ये स्टेमी बस ही बता सकता है। साहब में लीड 2, 3 और एवीएफ है, तो ये इंफीरियर वाल को शो करता है। हाँ, तो इंफीरियर वाल की एमआई है, स्टेमी है। इंफीरियर वाल स्टेमी हो गया। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई नॉट जो एसटी एलिवेशन दूसरा किस में होता है, Means matter engine। चाइना में, तो वो क्यों नहीं है। सर उसमें तो आर्टरी में स्पैजम होता है, तो शायद इतना सीवियर ना हो सकता हो। दूसरी बात यह है कि वो एंजाइना है, एंजाइना रिवर्सिबल इस्कीमिया होता है, और रिवर्सिबल इस्कीमिया की वजह से इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हो सकती कि वो शॉक वाली स्टेट में चला जाए। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है, यहाँ पे शॉक वाली स्टेट में चला गया। ये देखें उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया है, यानी ये मैसिव इन्फेक्शन को शो करता है। दूसरा मैंने आपको बताया था प्रिंज मेटल एंजाइना में यंग फीमेल होगी, यहाँ पे क्या है 50 साल का बाबा है, ठीक है, वहाँ पे यंग फीमेल आती है और स्मोकिंग की हिस्ट्री भी दी होती है, या यहाँ पे कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं है, यंग फीमेल भी नहीं है, और ये शॉक वाली स्टेट इंडिकेट करती है कि ये जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन है ये एंजाइना की वजह से नहीं है, ये किसकी वजह से है, ये स्टेमी की वजह से है। नाउ पार्ट सेकंड, विच कोरोनरी आर्टरी इज इन्वॉल्व। अब ये मुझे बताएं कि आपने कहा ना कि इंफीरियर वाल एमआई है, अब इंफीरियर वाल को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो राइट राइट कोरोनरी आर्टरी, तो ये आपका सॉल्व हो गया, राइट कोरोनरी आर्टरी। व्हाट आर द अदर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स, अगर ये स्टेमी है तो बाकी दो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कौन से हैं, अनस्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना एंड स्टेमी, दैट्स इट। नाउ इनलिस्ट द मेन स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट, वही हमने लिख देनी है कि पहले 12 घंटे के अंदर क्या है और लॉन्ग टर्म क्या है, जो आज ही हमने डिस्कस किया है, उनके जस्ट स्टेप्स के नाम लिखने हैं, दैट्स इट। तो ये हमारा सवाल हो गया, ये बस थोड़े से रह गए हैं, अब ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि अब आपको समझ आ गई होगी कि ये चल क्या रहा है बेसिकली। 55 ईयर्स ओल्ड स्मोकर, ये देखें भाई ओल्ड एज स्मोकर है, एमरजेंसी रूम के अंदर आया विद कंप्लेंट ऑफ सीवियर सेंट्रल चेस्ट पेन अलोंग विद स्वेटिंग एंड वॉमिटिंग। ऑन एग्जामिनेशन हिज बीपी इज 160/Hg, इट मीन्स कि वो हाइपरटेंसिव है पहले से ही, क्योंकि अगर ये ब्लड प्रेशर जो बढ़ा है ये इस वजह से तो नहीं बढ़ा होगा ना कि इसको एमआई हुआ है, अगर एमआई की वजह से ब्लड प्रेशर पे चेंजेस आनी है तो वो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। तो ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ शो कर रहा है, इट मीन्स कि उसको पहले से हाइपरटेंशन है, तो ये उसका रिस्क फैक्टर एक और ऐड हो गया, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ओल्ड एज। एंड द पल्स इज 100, हिज चेस्ट इज क्लियर, चेस्ट क्लियर है, कोई बेसल क्रैपिटेशन नहीं है, और अगर बेसल क्रैपिटेशन नहीं है इस मीन्स को पल्मोनरी एडिमा नहीं है। His father had died at sudden death at the age of 40 years. It means his family history भी है, and family history होना
इज़ अनदर रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इतने सारे इसको रिस्क फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, ब्लड प्रेशर है और ओल्ड एज है, स्मोकर है। नाउ क्या कंप्लेन है? सेंट्रल चेस्ट पेन है along with sweating and vomiting. Now ECG shows ST segment elevation in lead V1 to V6. What is the diagnosis? अगेन वही डायग्नोसिस है, इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं लगा रहा कि स्टेमी है क्योंकि ST segment elevation है और लीड V1 to V6 है। तो ये किसके लिए होती हैं? एंटीरोलैटरल। V5 V6 जो हैं वो लोअर लैटरल के लिए होती हैं और V1 to V4 एंटीरोसेप्टल होते हैं। तो कंबाइन अगर इन सब में आ रहा है तो फिर हम उसको कहेंगे एंटीरोलैटरल स्टेमी। दैट्स इट, ये इसकी डायग्नोसिस है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स इन दिस पेशेंट? ऊपर से देख के लिख दें। ओल्ड एज है 55 ईयर्स, स्मोकर है, हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री है। ये 4 रिस्क फैक्टर हैं, ऊपर से देख के नीचे लिख दिए। हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट इन एमरजेंसी रूम? यानी पहले 12 घंटे वाली जो ट्रीटमेंट है वो एमरजेंसी रूम के अंदर आप करेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या देंगे? पेन किलर देंगे, एंटी प्लेटलेट, एंटी वो है थ्रोम्बोटिक, एंटी एंजाइनल, और जो है ना पीसीआई और पीसीआई वगैरह और थ्रोम्बोलिसिस, रीवैस्कुलराइजेशन थेरेपी, वो एमरजेंसी रूम में नहीं होती। ठीक है, इसलिए वो इसमें नहीं लिखेंगे। एमरजेंसी रूम में जब आप वार्ड में लेंगे तो पता होगा कि वहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है। जो पीसीआई है और थ्रोम्बोलिसिस है वो एमरजेंसी रूम में नहीं होती, इसलिए वो यहाँ नहीं लिखेंगे। Now a 60 years old jeweler develops severe retrosternal chest pain with profuse sweating at 6 AM on a cold winter morning. रेस्ट पे पेन हुआ, यहाँ से लगता है। ठीक है, क्योंकि इतनी सुबह सुबह विंटर में कोई एक्सरसाइज तो कर नहीं रहा होगा, लाइकली है कि रेस्ट पे हुआ होगा। ऑन प्रेजेंटेशन एट 2 AM इन द एमरजेंसी, 2 घंटे उसको गुजर चुके हैं। हिज पल्स रेट वाज 150 एंड बीपी रेज है, तो इट मीन्स उसको ये हाइपरटेंशन है। एंड अ फोर्थ हार्ट साउंड इज हार्ट इन द लेफ्ट पैरास्टर्नल एरिया विदाउट एनी अदर सिग्निफिकेंट क्लिनिकल फाइंडिंग। गिव 3 पॉसिबल डायग्नोसिस इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। वही चेस्ट पेन उसको हुआ सीवियर, तो आपने जो है उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो लिख देने। और सीवियर चेस्ट पेन है तो पहली प्रायोरिटी हमने ACS रखनी है, यानी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। बाकी जो नीचे हैं वो हम बाकी लिख देंगे उसकी वो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। व्हाट 4 इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन इमीडिएटली? अब तक आपको पता लग जाएगा, ECG कराएं, कार्डियक एंजाइम्स कराएं, चेस्ट एक्सरे कराएं, एको करवाएं। ठीक है, तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन आप इमीडिएटली करवा लें, क्योंकि बाकी जो स्ट्रेस टेस्ट हैं वो तो नहीं हो सकते और एंजियोग्राफी भी नहीं हो सकती इमीडिएटली। ये इन्वेस्टिगेशन हैं, ये आप करा लें। Enumerate 4 most important management steps you will take in the first hour of hospitalization। यानी emergency management पूछ रहा है, वही ACS की जो आज हमने डिस्कस किया पहले 12 घंटे वाली, वो हम कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट स्टेप्स उनके नाम लिख देंगे कि ये करेंगे। अब 50 ईयर्स ओल्ड नॉन डायबिटिक, अब ये डायबिटीज़ भी है, मेल जेंडर है और 50 साल का रिस्क फैक्टर है। Pain in the epigastrium radiating to the back along with syncopial attack. अच्छा, he had one episode of vomiting and gave history of similar attacks 1 week back as well. His pulse is 75 per minute regular and good volume. BP on admission was this, and he raised है। His ECG strip shows ST elevation in 2, 3 and AVF along with prolonged PR interval. That's it। तो ये क्या हो गया हमारा? ये यहाँ पे मेरे ख्याल से इसकी ये डायग्नोसिस नहीं बनती, क्योंकि वाइड सेपरेट ST एलिवेशन और प्रोलॉन्ग PR इंटरवल जो है विद पेन इन एपिगैस्ट्रियम सिंकोपियल अटैक, ये उसकी तरफ जा रहा है ज़्यादा, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की तरफ। तो अगर आपको ये ना समझ आए ना इस तरह का जब तो आप 2 डिफरेंशियल लिख दिया करें। अब इसमें आप ये लिखते हैं डिफरेंशियल में MI लिखते हैं, यानी एक्यूट कोरोनरी ST एलिवेशन MI इंफीरियर वॉल। हाँ, बल्कि इंफीरियर वॉल ही बनेगा, क्योंकि सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया कि जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है उसमें कोई ऐसे फिक्स लीड नहीं होती, उसमें वाइड सेपरेट ST एलिवेशन होती है, तमाम लीड्स के अंदर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये इंफीरियर वॉल MI ही बनेगा। तो ये इंफीरियर वॉल MI है यानी स्टेमी, और उसकी एक्यूट मैनेजमेंट वही 12 घंटे वाली आप लिख दें। ये लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा। 58 ईयर्स ओल्ड मेल स्मोकर, यानी 58 ईयर्स है, ओल्ड है, मेल जेंडर है, स्मोकर है,
pain in the epigastrium radiating to the back, accompanied by pallor and cold sweats. He had one episode of vomiting and gave history of similar attack of pain, though of lesser duration, while walking back from his work one day. His BP on admission was this, यानी raised है, and ECG shows ST elevation in 1 AVL V4 V6. तो ये lateral leads हैं, तो ये lateral wall STEMI बन गया. What is the diagnosis? Lateral wall STEMI. Enlist acute management of this patient. वही लिख देनी है आपने 12 घंटे वाली. Enlist 4 common complications of condition along with their management. आज ही हमने complications डिस्कस की हैं, तो वो आप कोई भी लिखते हैं और उनकी मैनेजमेंट जब हम आगे कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करेंगे तो साथ साथ आ जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर कार्डिक टेम्पोनार्ड है तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे, कार्डिक टेम्पोनार्ड के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे. अगर पेरिकार्डाइटिस है तो हम उसकी मैनेजमेंट करेंगे, और इसी तरह एरिथमियाज हैं तो हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स दे देंगे. हार्ट फेलियर है तो उसकी मैनेजमेंट करेंगे. आज मैंने जस्ट आपको कॉम्प्लिकेशन बताई थी ACS की, उसकी मैनेजमेंट क्या है, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं. फर्दर जब हम आगे अपनी डिस्कशन जारी करेंगे तो उसमें जब ये टॉपिक आते जाएंगे, लाइक हार्ट फेलियर कल करेंगे तो उसमें हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट हो जाएगी. यहाँ पे आपने क्या लिखना है, जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है उनके नाम लिख दें और उनकी मोटी मोटी मैनेजमेंट लिखनी है. जब हम आगे करेंगे तो आपको मैनेजमेंट आ जाएगी, तो फिर यहाँ आके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया है क्वेश्चंस. अब हमारा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो है वो एंड हो गया है, जिसमें हमने सारा टॉपिक भी डिस्कस कर लिए और जितने उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं UHS के वो भी डिस्कस कर लिए. और आपने देखा है कि जिस तरह हमने पढ़ा था उससे कोई भी चीज़ बाहर नहीं आई, सारे आपकी वहाँ से डायग्नोसिस ईजिली पिक हो रहे हैं और बाकी क्वेश्चंस भी हो रहे हैं. इस सब में अभी तक कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी.